हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का चैप्टर का नाम है हीलिंग ऑफ टिश्यू। हीलिंग क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी प्रोसेसेस हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हीलिंग मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है। हीलिंग मतलब जो बॉडी के अंदर पैथोजेंस चले गए हैं या पैथोजेंस ने जो खराबी की है या फिर कहीं कट लग गया है उसको हील करना। तो वो सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर पैथोजन गए हैं तो WBC आएंगे, वो अटैक करेंगे, लड़ेंगे, उनको हराएंगे, उसके बाद से हीलिंग स्टार्ट होगा। और हीलिंग कैसे होगा, जो वहाँ पे गैप ख़त्म हो गया है वो अलग, जो वहाँ पे गैप बन गया है वो एपिथेलियम बॉडी के न्यू एपिथेलियम से फिल हो जाएंगे। ठीक है, और जब वहाँ पे जो वैकेंट स्पेस एपिथेलियम का था वो फिल हो गया, फिर उसके बाद से उसका मतलब हुआ हील हो गया, मतलब ओरिजिनल शेप में आ गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत बहुत प्रोसेसेस से होती हैं। तो दो मेन इसका प्रोसेस होता है, जैसे रीजनरेशन एंड रिपेयर। ठीक है, अब देखिए, रीजनरेशन एंड रिपेयर यहाँ पे जैसे दिया है, रीजनरेशन एंड रिपेयर। तो इन दोनों में अंतर क्या है, रीजनरेशन और रिपेयर। रीजनरेशन मतलब क्या लग रहा है, कुछ चीज़ का रीजनरेशन हो रहा है, मतलब क्या कि मतलब कोई चीज़ बन रही है। अब कौन सी चीज़ वो होगी पैरेनकाइमा। जैसे रीजनरेशन में क्या होता है, पैरेनकाइमा जो डेड होती है वो फिर से पैरेनकाइमा उसी से बन जाती है, मतलब। ठीक है, और जो रिपेयर होते हैं उसमें पैरेनकाइमा जो डेड होती है वो फाइबरस टिश्यू से रिप्लेस होती हैं, वो पैरेनकाइमा से रिप्लेस नहीं होती। तो रिपेयर में क्या होगा, पैरेनकाइमा नहीं बनेगा। रीजनरेशन में क्या होगा, जो डेड पैरेनकाइमा अगर डेड हो रहा है तो फिर से पैरेनकाइमा का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए ये बात देख लेते हैं, बुक ने क्या बोला है। हीलिंग इज द बॉडी रिस्पॉन्स टू द इंजरी अटेम्प्ट टू रीस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहा था ना, अपने नॉर्मल स्टेट पे बॉडी को लाने को प्रोसेस को हीलिंग कहते हैं। रीजनरेशन वेयर हीलिंग टेक्स place by the proliferation of parenchyma cell and usually result in the complete restoration of original tissue. Repair where the healing take place by the proliferation of connective tissue जिसमें फाइबर रिपेयर आ जाएंगे, resulting in the fibrosis and scarring. ठीक है, at time both these processes take place simultaneously. ये एक के बाद एक साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रीजनरेशन जो यहाँ पे ब्रीफ में दिया है, सम पेरेनकाइमा सेल आर शॉर्ट लिव while other have a longer life span। यहाँ पे है, in order to maintain proper structure of the tissue these cell are under the constant regulatory control of this cell cycle. This include growth factors such as epidermal growth factor, fibroblast growth factor, platelet derived growth factor, endothelium growth factor and transforming growth factor beta। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने सेल साइकिल और सेल स्ट्रक्चर में 11-12 में पढ़ा होगा, एक G1 फेज होता है, एक S फेज होता है, एक G2 फेज होता है, एक M फेज होता है, एक G0 फेज होता है। तो G0 फेज क्या होता है, जो अगर टिश्यू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और फिर उसको डिवाइड करने का मन नहीं है, मतलब परमानेंट टिश्यू स्ट्रक्चर जाके स्थापित एक जगह, अब उसको काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो जब ज़रूरत होगी तब काम करेगा, तो वो G0 फेज में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये बुक क्या कहती है। सेल साइकिल एट डिराइव एज द पीरियड ऑफ 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन एंड डिवाइडेड इनटू 4 अनइक्वल फेज। पहला M फेज माइटोसिस फेज, G1 phase the daughter cell enter into G1 phase after mitosis, S phase synthesis phase, during this phase synthesis of DNA take place S phase में, G2 phase after completion of nuclear DNA duplication the cell enter G2 phase, G0 phase the quiescent or resting phase the cell after M phase। ठीक है, period between mitosis is interphase, not all cell of the body divide at the same phase, some mature cell do not divide at all while other complete a cell cycle within 16 to 24 hours. The main differences between slowly dividing and rapidly dividing is duration of G1 phase। ठीक है, अब ये देखिए, एक पैरेनकाइमा सेल रिलेशन, G0, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसे कैसे कैसे वो बताना ये चाह रहा है, जो डिवाइड करता है वो डिवाइड करता है, जैसे लेवाइल फेज अभी नीचे आएगा, ये सारे डिवाइड करते हैं। जिनको डिवाइड नहीं करता वो सीधे M फेज से परमानेंट स्टेज में चला जाता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करते एक बार बर्थ के बाद। ठीक है, अब जो डिवाइड करते करते स्टॉप हो जाता है उसको G0 फेज कहते हैं। स्टेबल जैसे हेपेटोसाइट, लीवर सेल्स जिसमें आते हैं, और ये 3 फेज में डिवाइड होते हैं, किसमें, लेवाइल, स्टेबल और परमानेंट। किसका बात कर रहा है, रीजनरेशन फेज का। ठीक है, तो चलिए नीचे आते हैं, देखिए वही चीज़ दिया है फिर से। डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी टू डिवाइड द सेल ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप। कौन कौन से, लेबाइल, स्टेबल एंड परमानेंट।
ठीक है। लेबाइल में क्या होता है, लेबाइल मतलब जो डिवाइड करता रह रहा है, ठीक है। स्टेबल मतलब जी नॉट फेज की तरह कि पहले डिवाइड कर रहा था फिर स्टेबल हो गया, ठीक है। परमानेंट मतलब जो शुरू से ही परमानेंट है, जैसे न्यूरॉन सेल्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं, सेल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट द लाइफ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन। दीज इंक्लूड सरफेस एपिथेलियम सेल ऑफ द एपिडर्मिस, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी, यूरिनरी, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्राइन। ये सारे मतलब हरदम डिवीजन फेज में रहते हैं, ठीक है। स्टेबल, दिस सेल डिक्रीज और लूज देयर एबिलिटी टू पॉलीफरेट आफ्टर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद, एडोलेसेंस कब होता है, वही 17-18 एज में बच्चों में, तो उसके बाद से ये अपना डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देते हैं। मल्टीप्लाई इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ में डिवीजन नहीं करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, पेरेनकाइमल सेल ऑफ द ऑर्गन, किस ऑर्गन के, लीवर्स, पेनक्रियास, किडनी, एड्रिनल एंड थायराइड, मेसेनकाइमल सेल एंड द स्मूथ मसल, फाइब्रोबाइट, वेस्कुलर एंडोथेलियम, बोन एंड कार्टिलेज। ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। परमानेंट में कौन आएंगे, दिस सेल लूज देयर एबिलिटी टू पॉलीफरेट अराउंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। दिस इंक्लूड न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू, स्केलेटन, कार्डियक मसल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 3 फेज हैं जो रीजनरेशन का था। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं किसका किसका, सेल साइकिलिंग, ठीक है। अब रिलेशनशिप ऑफ पेरेनकाइमा सेल विद द सेल साइकिल, सेल साइकिल के साथ पेरेनकाइमा सेल का क्या रिलेशनशिप है। पेरेनकाइमा कहीं भी आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको रीजनरेशन से रिलेट करेंगे, क्योंकि रिपेयर में पेरेनकाइमा जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। तो if the 3 type of parenchyma cell described above are correlated with the phase of the cell cycle, following inferences can be derived. पहला, labile cell which are continuously dividing cell remain in the cell cycle from one mitosis to next, ठीक है। दूसरा, stable cell are the resting phase, G0 जिसको बोलते हैं, but can be stimulated to enter the cell cycle, ठीक है। तीसरा, permanent cell are non-dividing cells which have left the cell cycle and die after injury, ठीक है। इंजरी के बाद वो डाई हो जाते हैं। अब देखिए, रीजनरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ पेरेनकाइमा सेल इन्वॉल्व फॉलोइंग 2 प्रोसेस, ठीक है। पॉलीफरेशन ऑफ ओरिजिनल सेल फ्रॉम द मार्जिन ऑफ इंजरी टू द माइग्रेशन टू कवर गैप। देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे कट कुट कुछ भी लगा और यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ पे गैप बन गया, तो इस गैप को आखिर फिल करना पड़ेगा ना आपको। तो वो गैप कैसे फिल होगा, कुछ जो एपिथेलियम सेल हैं, जो लिविंग सेल है, उसको यहाँ पे आके बाहर से इसमें अंदर जाना पड़ेगा और इसको फिल करना पड़ेगा इस स्पेस को, तब वो अपने ओरिजिनल जैसे था वैसे हो पाएगा, ठीक है। तो वही बोला है, पॉलीफरेशन ऑफ ओरिजिनल सेल फ्रॉम द मार्जिन ऑफ इंजरी विद द माइग्रेशन टू कवर द स्पेस, गैप, जो गैप है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, पॉलीफरेशन ऑफ माइग्रेटेड सेल विथ सब्सिक्वेंट डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन सो एज टू रिकॉन्स्टिट्यूट द ओरिजिनल टिश्यू, ठीक है। अब देखिए, कोई किसी सेल को ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे, उसको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज जो एपिथेलियम की थी वो सारी उसमें डेवलप करेंगे, फिर वहाँ पे जाके वो माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेल साइकिल सिग्नलिंग पाथवे, माइटोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द जीन विच include for release of specific protein molecule that promote or inhibit the process of mitosis in different step, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो उसमें हर स्टेप में एक एक इंजाइम होता है जो उसको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह इसमें एक एक वो होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें होता है माइटोसिस प्रमोटिंग मॉलिक्यूल आर साइक्लिन ABE, द साइक्लिन एक्टिवेट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज विच एक्ट एज द कॉन्जुगेशन विद साइक्लिन। आफ्टर द माइटोसिस कंप्लीट, साइक्लिन एंड CDKs are degraded and residue of used molecule are taken up by cytoplasmic caretaker protein ubiquitin to the peroxisomes from the degradation। peroxisome किस में होता है, बैक्टीरिया में। अब देखिए, रीजनरेशन हमारे आ गया, रीजनरेशन हमारा हो गया। रीजनरेशन में हमने क्या सीखा, वो जो सेल होते हैं जब पेरेनकाइमा डेड होगा तो फिर पेरेनकाइमा से रिप्लेस होंगे और उनका मैक्सिमम फिलिंग पेरेनकाइमस सेल से होगा। कैसे होगा, जो गैप
बीच में कट के बन गया है, तो उस गैप को फिल किया जाएगा। कैसे फिल किया जाएगा? जो एपिथेलियम सेल है न्यूली डेवलप्ड, उसको लेके वहाँ पे ले जाया जाएगा, रिकॉग्नाइज कराया जाएगा, फिर वहाँ पे फिल करके गैप और रीस्टोर कर गया। वो एक उसके जितने स्टेप होते हैं सारे प्रोटीन रेगुलेटेड होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से देखे हम लोगों ने? साइक्लिन और सीडीके रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सारे मैं वो करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रिपेयर। रिपेयर में हमने क्या बोला था? रिपेयर में पैरेनकाइमा सेल आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। अब देखिए, रिपेयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू बाय फाइब्रस टिश्यू। द टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन रिपेयर: ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड, ठीक है। रिपेयर रिस्पॉन्स टेक प्लेस बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ मीजेनकाइमल सेल कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइब्रोसाइट, हिस्टोसाइट आएंगे, एंडोथेलियम, माइक्रोफेज, प्लेटलेट, पैरेनकाइमा ऑफ द इंजर्ड, ठीक है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में क्या होता है? द टर्म ग्रेनुलेशन ये किसका है? रिपेयर का है। रिपेयर में दो है, ग्रेनुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेनुलेशन, ठीक है। द टर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द स्लाइटली ग्रेनुलर and pink appearance of the tissue. Each granule corresponds histologically to the proliferation of new small blood vessel which slightly lifted on the surface of the thin covering of the fibroblast of young. इसमें क्या होता है? देखिए, जहाँ पे जैसे देखिए इसमें ग्रेनुलर मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो जो ग्रेनुलर टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसमें ये गैप भरा है, ठीक है, ये गैप है, ठीक है, और नीचे ग्रेनुलर टिश्यू है। ये क्या है? ग्रेनुलर टिश्यू, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? अपना सेल को डिवाइड करेंगे और मेटोटिकली ऐसे ऊपर आके पूरे फिल कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो उनके ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स ऊपर आके सारे टिश्यू को फिल कर देते हैं। और ये प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए, एक्टिव ग्रेनुलेशन, इन्फ्लेमेटरी सेट जैसे ये फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है, ठीक है। ये 3 फेजेज में डिवाइड है। कौन से फेज? ग्रेनुलेशन। कौन कौन से फेज होगा रिपेयर में? ग्रेनुलेशन और वुंड फिलिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वुंड कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग ग्रेनुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, फेज ऑफ क्लियरेंस, फेज ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? फॉलिंग ट्रॉमा, ब्लड क्लॉट्स एट द साइट ऑफ द इंजरी। अब जहाँ पे वो कट उट लगा है वहाँ पे वो फिल होगा, ठीक है। किसके थ्रू? जैसे ब्लड जब लॉस हो रहा है तो वो क्लॉटिंग होगा पहले वाले में। दिस एक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ द, ये 24 आवर तक मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल यहाँ पे काम करेंगे। किसमें? फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में। देखिए, जहाँ पे क्लॉटिंग होगा वहाँ पे पैथोजन भी आएंगे। पैथोजन से लड़ेंगे कौन? न्यूट्रोफिल्स और मेनोसाइट। कितने कितने आवर तक? 24 आवर तक। फिर फेज ऑफ क्लियरेंस में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स, ऑटोलिटिक एंजाइम फ्रॉम द डेड टिश्यू, फाइगोसिटिक एंजाइम फ्रॉम द मैक्रोफेजेस क्लियर द नेक्रोटिक टिश्यू। अब जो डेड सेल हैं उनको ये सारे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स मिलके मार डालेंगे। फेज ऑफ द इनग्रोथ और ग्रेनुलेशन टिश्यू, दिस फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन फेज: ग्रेनुलेशन टिश्यू, फेज ऑफ इनग्रोथ। ये 2 फेज में एंजियोजेनेसिस और न्यू वेस्कुलराइजेशन एंड फाइब्रोजेनेसिस, ठीक है। तो इसको अब पढ़ते हैं। देखिए, aminogenesis, neovascularization, formation of new blood vessels at the site of the injury take place by the formation of endothelial cell from the margin, जो margin मतलब base होता है, base से ऊपर बढ़ते हैं, to the several blood vessels. Initially the proliferated endothelial cell are solid buds, but within the few hours develop the lumen and start carrying blood. The newly formed blood vessels are more leaky, accounting from the oedematous appearance of the new granular tissue. Soon the blood vessel differentiate into muscular arteriole, thin venules, ठीक है। The process of angiogenesis is stimulated with the proteolytic destruction and basement membrane. Angiogenesis take place under the influence of following factor: vascular endothelium growth factor, दूसरा platelet derived growth factor, ठीक है, elaborated by mesenchyma, ठीक है सारे। अब देखिए, फाइब्रोजेनेसिस में क्या होगा? जो दूसरा प्रोसेस, इसमें फाइबर वीबर से फिलिंग होगा। द न्यूली फ्रॉम ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट इन द एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस ऑन द मैट्रिक्स। द न्यू फाइब्रोब्लास्ट हैज अ फीचर इमीडिएट बिटवीन, इसमें फाइब्रिल सोब्रिल से सारे फिलिंग हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा इसका क्या है? जो भी बचा वो तीसरा हो गया। तो ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमने पढ़ लिया। फाइब्रोसिस लास्ट था, फाइब्रोसिस, एमिनोजेनेसिस, ये सारे चीज़ें थे। और तो ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया रीजनरेशन और रिपेयर। ये देखिए हीलिंग का बेसिक है, ये आपको एकदम आना चाहिए। और हम गाइज नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रीजनरेशन ऑफ स्किन, रीजनरेशन ऑफ मसल, जितने और बच गए कि अब बेसिक यही रहेगा और उसमें कुछ
स्किन में कुछ हो जाएगा, मसल में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।